हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है फिर से माय चैनल में। तो आज करने वाले हैं एनसीईआरटी 6 क्लास का पूरा पढ़ेंगे बुक, उसके साथ सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आज का चैप्टर नंबर 2 है। तो आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। हमारे अतीत 1 कक्षा 6 के लिए है। तो इसमें आप सब बढ़िया से सुनिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो 6 क्लास में है स्टूडेंट, उसके लिए भी है, उसको आप करवा दीजिएगा। यदि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया से हम कराएंगे, क्योंकि इसको आप ऑडियो तरह से सुन सकते हैं, क्वालिटी कम भी कर सकते हैं। यूपीएससी लेवल तक है, क्योंकि यूपीएससी में आपको एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये मेन किताब है। क्योंकि क्वेश्चन जितना भी है इन्हीं से लिया जाता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा भी कुछ मनोबल बने। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर। तो अध्याय 2 है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए यहाँ कहते हैं तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है लोगों ने पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले ये रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा भी नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिताया दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में दूसरे जगहों तक जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने
शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है। इसीलिए ऐसा झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है क्या? तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखिर खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, लकड़ियों, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के हड्डियों और लकड़ियों के मूठे लगा कर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। बोलो। लकड़ियों का उपयोग इधर के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब लकड़ी का औजार है। ये पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। यहाँ देखिए, एक मिनट, यह भी दिखाएं। यहाँ पे ये यहाँ पे खोदने का काम कर रहा है इस पत्थर से, और ये इस टाइप के पत्थर से, नोकीले से खाल को सीने का काम कर रहा है। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखें।
ये तो एक है, दो यहाँ पे है। हाँ यही है दो कुछ महत्वपूर्ण पुरातत्व। तो चलिए पढ़ते हैं पहले। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है जहाँ पर आखेट आखेट खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आखेट खाद्य संग्रहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियाँ और झील के किनारे पाए गए हैं। संकेत मतलब लाल वाला जो है त्रिभुज टाइप से पूरा पाषाणिक पुरास्थल। इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका यहाँ पे है बीच में, ये भीमबेटका है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाएं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। चूँकि पत्थर के उपयोग बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिस गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ भी दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ देख सकते हैं पत्थर से बना हुआ है आकृति। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। वे जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तट पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आग की खोज, चित्र 2 में। मानचित्र मतलब चित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 13 ऊपर में है।
तो उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं क्या ढूंढना है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, ऐसे जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस धोने के लिए, खतरनाक जानवर से दूर आदि भगाने के लिए। और हमें दिखा देते हैं कौन है, कुरनौल गुफा। चलिए इसमें आपको दिखाते हैं कुरनौल का गुफा। कुरनौल किधर है? यहाँ पे मिल गया, दिखाते हैं। यहाँ पे कुरनौल का गुफा यहीं पर। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, चलिए जानते हैं। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी कि प्राचीन, पूरा यानी कि प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों के प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पुरास्थल काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% इतिहास इसी काल के दौरान घटी हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार इसी दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। 10,000 साल पहले से ही होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का क्या मतलब होता होगा, तो चलिए जानते हैं। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए
उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके पूरा परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार हो जाते थे, है ना। ऐसा करते करते लोगों ने उन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपनी घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा ना। हाँ। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवर के आक्रमण से इसकी रक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू क्यों बनाया गया? सोचो, इस पे कमेंट करो बच्चों। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए वे पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण चलिए दिखाते हैं।
उदाहरण के लिए उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, अभी आगे और भी सुनिए, और भी मतलब अच्छा लगेगा पुराने चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत ठंडले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आम तौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों के धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, एक बार दांत को दिखा देते हैं, थोड़ा जूम करके देखिए। अच्छा से नहीं मतलब दिख रहा है, ये दांत है, आप मतलब समझ जाइए। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। अच्छा, सुअर का दोनों दांत है। तो एक बार आगे बढ़ते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो एक जीवन शैली तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। सोचो। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई रखने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूपों में
बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचने लगी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी द्विविधि के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। इस पहले चित्र को एक बार देख लेते हैं। अनाज का उपयोग बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडार के रूप में। किया जाता होगा। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है ना। सोचो इस पे। उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, पशु पालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषि और पशुओं के बारे में पता लगाएं। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालन के होने का साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। इससे पहले हम चित्र आपको दिखा दिए हैं, वह फिर दिखा देते हैं। इसको पहले पढ़ लेते हैं पूरा। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इससे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और वस्तुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि वे गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दाने की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारे फसलों उगाई
जाती होगी जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार चित्र दिखा देते हैं 13। यहाँ पे लिखा हुआ है पुरापाषाणिक स्थल, ये रेड कलर का है यहाँ पे। और नपाषाणिक पुरास्थल है, महापाषाणिक पुरास्थल, आरंभिक गांव और आधुनिक नगर स्टार वाले, मतलब ये सब है। तो नपाषाण ये हो गया, उलूलर, पेंथापली, ये सब हला है। महापाषाणिक पुरास्थल स्टार वाले, जैसे कि महानगर यहाँ पे मुंबई है। आरंभिक गांव जहाँ से इनाम गांव है, हरा वाला यहाँ पे है दिखाई दिए। अरे दो वाले यहाँ पे कुनूर का गुफा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थे अस्थाई जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, अभी ऊपर में है बुर्ज होम, वहाँ पे हम दर्शा दिए थे। बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में है। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर का खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें पुरापाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पेना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुश्किल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुश्किल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन
प्रस्तर युगनी औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के उपकरण, ये सब पत्थर का है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अंकलन भी किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का प्रयोग करते थे, वहीं अन्य लोगों के अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के थोड़ा भाई लोग पानी पीने के लिए चले गए थे, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से फिर से। क्या वे परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। इस तरह जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वही अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीवन चलाया करते थे ना। सोचो, इस पे कमेंट करके बताओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतिहास का वो हर चीज़ पढ़ के बताएंगे और समझाएंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। आपसे एक ही अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को बताएं कि देखिए इसका एनसीईआरटी पढ़ने का कैसा ट्रिक है और किस तरह से पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं। यदि कहीं पर कोई समस्या आ रहा है तो आप हमको बताइए, उसको हम फिर से सुधार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले ढूंढ देते हैं एक बार, मेहरगढ़ को ढूंढो। चलिए एक बार चित्र में आते हैं। यहाँ पे ऊपर में मेहरगढ़, हाँ यहाँ पे, ये शायद पाकिस्तान में है मेहरगढ़। यहाँ पे देख सकते हैं।
ये जो देख रहे हैं ये वाला काला वाला नए चेन, ये भारत है और इधर शायद पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है, मेहरगढ़ पाकिस्तानी में है। चलिए इसको उड़ा देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं। अच्छा, ईरान जाने, तो मेहरगढ़ को तो ढूंढ लिए। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेला दर्रे के पास एक महाभरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाने और भेड़ बकरी पालना शुरू करना सीखा। यहाँ विभिन्न जगह के जानवरों और हड्डियों मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। मेहरगढ़ का चित्र इस टाइप से यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे देखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जलाते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्र मिले हैं। इस कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा हो गया होगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं। मेहरगढ़ के कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो बकरी का कंकाल, ये तो मानव का हो गया, ये मानव का है। बकरी का यही दोनों में से हो सकता है। ये एक मिनट, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। गुफा में चित्रकारी को आप एक बार देखिए, ये चित्र है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। पहले आपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक ऐसा गुफा है और इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले
4 स्कूली छात्र ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाई गई होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र है। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडे, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इस चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकालने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बताने का कोई और कारण बता सकते हो? इसके बारे में आप कमेंट में कुछ लिख करके भेजिए। इसके बारे में क्या आप कह सकते हैं? तो यहाँ पे एक नवपाषाणिक पुरा स्थल एटलस में ढूंढो तुर्की। एटलस में तुर्की को ढूंढो, निकालो एटलस। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध स्थलों में एक जताल युग तुर्की है, जहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया ने लगाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की चोरियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ, कौड़ियों या सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? कल्पना करो। तुम आज से 20,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रह रहे हो। पृष्ठ 14 पर देखो। तुम्हें मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे और देखो, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हें मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। उपयोग शब्द है यहाँ पे। ये तो प्रश्न उत्तर है। सोचिए, यहाँ देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। मध्य, ये क्वेश्चन सब पूछ सकता है जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको बता देते हैं। मध्य पाषाण युग जो है 12,000 वर्ष से 10,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। तो इस सब के बारे में अब हम आप लोग को पूरा ये चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तो अब इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसके लिए तो आप बने रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न के बारे में।
इसका हम प्रश्न और उत्तर करेंगे। यहाँ पे प्रश्न 1 है, यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिसमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन काम समान पत्थरों के लिए किया जा सकते हैं। कारण और सहित उत्तर दो। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पेज 13 से लिया गया है। चलिए, इसका उत्तर है पत्थरों के औजार के उपयोग। फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पैरों की छाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, हथियार भाले और बाण बनाने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी। ये हम क्वेश्चन किए थे, आप लोग यदि कमेंट किए होंगे तो इसका हम उत्तर दे रहे हैं, तो आप का भी देखा जाएगा यदि आप उत्तर दीजिएगा। तो लोग, इसका उत्तर है दूसरा का, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती होगी। प्रश्न 3 है, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगी। एक क है, मतलब क आवास, दूसरा खाद्य उद्यान स्थल, ग है आवास और उद्यान स्थल, और घ अन्य। तो इसका उत्तर होगा आवास। हम इसमें से आवास को ढूंढेंगे। चौथा प्रश्न है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पेज 17 में है। आग का उपयोग भोजन पकाने के लिए उत्तर है आग का उपयोग भोजन पकाने के लिए, फैक्ट्री में धातु पिघलाने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए, विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए। प्रश्न 5 पृष्ठ 13 पर बने चित्र को देखो। इस दौरान बनाए गए औजार में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है क्या। एनसीईआरटी बुक पाठ्य पुस्तक पेज 17 में। ये औजार लगभग 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे। वे औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें आसानी से काफ़ी दूर फेंका जा सकता था। छठा प्रश्न है, नवपाषाण का मतलब होता होगा। पेज 17 में है एनसीईआरटी बुक में। नवपाषाण युग में मनुष्य अस्थायी जीवित व्यतीत करने लगा था। वह कृषि के साथ साथ पशुपालन करते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को पकाने के लिए किया जाना लगा था। 7वां प्रश्न है, इन मानकों का उपयोग किस लिए किया होगा। उत्तर है, उन मानकों का उपयोग शायद जेवरात बनाने के लिए किया जाता होगा। प्रश्न 8 है, आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं। तो उत्तर है, आज हमें शुतुरमुर्ग अफ्रीकाओं के वनों में देखने को मिलते हैं। 9वां प्रश्न है, क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो। ये इसका उत्तर है, दूसरे प्रकार का पुरास्थल
एक है कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। दूसरा है आरंभिक कृषकों वे पशुपालन के पुरास्थल मिले हैं। अन्यत्र ये तो मैंने पढ़े हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में जो इसका उत्तर होगा इसको और ये देते हैं। पहले एटलस में फ्रांस को ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्र ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र है, जिनमें जंगली घोड़े, गाय, हाथी, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रण किया गया है। इस रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। यह संभव है कि इन चित्र को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर हमें इन्हें शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकती हो? तो उत्तर इसका हम देते हैं। खाली समय का सदुपयोग करने के लिए बनाया जाता होगा। शिकार करने की योजना तैयार करने के लिए बनाया जाता होगा। कल्पना करो आज तुम आज से 20,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 15 पर देखो। तुम्हें मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, देखोगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? तो इनका मामा जो कहानी सुनाएंगे उसके बारे में कुछ, तो उत्तर होगा निम्नलिखित कहानियाँ सुनाएंगे। पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार के संबंध में, जानवरों के शिकार करने के संबंध में, चित्रों और रंगों के संबंध में। चौथा है फलों को उगाने के संबंध में। प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से, आओ इन्हें याद करें। तो इन वाक्यों को पूरा करें। शिकारी खाद्य संग्रह गुफा में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। घास वाले मैदान का विकास 12,000 साल पहले हुआ था। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की डैश चित्र बनाई। भीतरी दीवारों की चित्र बनाई। हुसंगी में डैश के औजार बनाए जाते हैं। चूने पत्थर के औजार बनाए जाते हैं। चूने पत्थर घर में होगा। उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को पृष्ठ 136 पर देखो। उन राज्यों को ढूंढो जहां भीमबेटका, युगी
और कुर्नल स्थित है। क्या तुषार की रेल इन जगहों के पास से हो कर गई होगी? हाँ, उत्तर है हाँ। तुषार की रेल यात्रा इन जगहों के पास से होकर गुजरी होगी। आओ चर्चा करें, क्योंकि रेल का यात्रा उसी ओर गुजरा होगा। चित्र 136 पर जा कर के देखो तुम राजनीति मानचित्र में, और बताओ कमेंट में जा कर के सही है कि झूठ है। तो चलिए क्वेश्चन 3, प्रश्न संख्या 3 है, शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और स्थान की हमारी यात्रा के कारण में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? तो उत्तर है शिकारी खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के निम्नलिखित कारण थे। एक जगह लगातार रुकने से भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती होगी, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। दूसरा, जानवरों का शिकार करने के लिए पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा है पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, जैसे कि ऋतु परिवर्तन होता है। सही है कि गलत है? ऋतु परिवर्तन होता है ना, सोचो। तो अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार स्थान परिवर्तन करते होंगे ना। चौथा है पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। ये सही बात है ना? तो आप लोग बताइए सही है कि गलत है। तो ख में आज हम यात्राएं भिन्न कारणों से करते हैं। जैसे 1 नंबर में रोजगार की तलाश में करते हैं, व्यापार करने के लिए, नाते रिश्तेदार एक दूसरे से मिलने के लिए, स्कूल व दफ्तर में जाने के लिए, संस्कृत का प्रचार प्रसार व भ्रमण के लिए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, आज तुम फल काटने के लिए कौन कौन से औजार चुनोगे? वह औजार किस चीज से बना होगा? उत्तर, आज फल काटने के लिए चाकू का प्रयोग करेंगे। चाकू स्टील या लोहे का बना होगा। सोचो जरा, सोचो। तुमको पकड़ने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होता है ना। ऐसा तो सही है, सोचो। तो दोस्तों, शिकारी खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते हैं? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किस चीज़ के लिए करोगे? शिकारी खाद्य संग्रह द्वारा आग का उपयोग करते हैं मांस को भूनने के लिए, प्रकाश के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज आग का प्रयोग 1 नंबर में होगा मांस भूनने के लिए। आओ देखें, प्रश्न 6 है, अपनी पुस्तिका के पन्ने पर एक लाइन खींच
खींचकर इसके 2 खाने बनाओ और बाएं खाने में उन खाद्यान्न पदार्थ की सूची बनाओ जिन्हें शिकारी खाद्य संग्रह खाते हैं। पृष्ठ 11 पर देखो। और दाएं खाने में तुम जो चीज़ें खाते हो उनमें से कुछ के नाम लिखो। क्या तुम्हें इन दोनों में कोई समानता या भेद दिखाई देता है? उत्तर है शिकारी खाद्य संग्रह के खाद्य पदार्थ जंगली जानवरों का कच्चा अथवा भूंगा मांस, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल, पेड़ पौधे, पत्तियाँ तथा अंडे आज के खाद्य पदार्थ है। आज के खाद्य पदार्थ चावल, रोटी, सब्जियाँ, फल, दूध, पका हुआ मांस। 7वां प्रश्न है, यदि तुम्हारे पास कोई गुट्टी का प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा जैसे चित्र 13 में दिखाया गया है हो तो उसके लिए काम के लिए इस्तेमाल करें। उत्तर है खेलने, बादाम व अखरोट के छिलके छीलने वाले के काम आ सकते हैं। 8वां प्रश्न है, ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। तो ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती है और 2 ऐसे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। उनकी सूची अपने 2 साथियों की सूचियों से तुलना करो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता का भेद दिखाई दे रहा है? उत्तर पुरुष और महिलाएं दोनों किए जाने वाले कार्य। 1 नंबर में है कार, साइकिल, स्कूटर व मोटरसाइकिल चलाना। दफ्तर में जाना, ये स्त्री पुरुष के लिए है। केवल महिलाएं द्वारा की जाने वाले कार्य, छोटे बच्चे को देखभाल करना, बच्चों को जन्म देना, केवल पुरुष के लिए। फायर ब्रिगेड, फौज में जाने के लिए पुरुष। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा क्लास? तो आप लोग बताइए, अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट करके बताइए। यदि कहीं पे भी कोई गलती किए हैं, कोई पढ़ने में संकोच हुआ है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दबा के। जी हाँ, तो जय हिंद, जय भारत।